नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो पहले से ही गरमाई हुई है। किस तरीके से जो तीनों पार्टियों की सरकार चल रही है, यानी कि जो गठबंधन की सरकार है जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन है, उनकी आए दिन जो जिस तरीके की अंतर कला उनकी देखने को मिली, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इससे पहले एक घोषणा कांग्रेस ने की थी। उन्होंने बताया था कि आने वाला जो चुनाव है बीएमसी का, वो अकेले दम पर लड़ेगी। लेकिन इसी के साथ अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने ही अब मीटिंग बुलाई है और वो ये चाहती है कि सार्वजनिक रूप से घोषणा हो कि तीनों पार्टियां साथ में अब चुनाव लड़ने जा रही हैं बीएमसी का। इसके साथ ही उन्होंने शरद पवार, उद्धव ठाकरे से ये कहा है कि विधानसभा सत्र से ही पहले ये कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है कि इस पर वो क्या अपनी राय रखते हैं और आगे क्या होगा। लेकिन अब ये पूरी तरीके से जो पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली है और शिवसेना अपने दम पर लड़ेगी और एनसीपी अपने दम पर लड़ेगी, लेकिन नहीं, अब तीनों पार्टियां साथ में लड़ने जा रही हैं, ऐसा कांग्रेस का ही कहना है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शिवसेना कभी भी बीएमसी में बंटवारा नहीं करना चाहेगी। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी के साथ वो गठबंधन में थी, लेकिन बीजेपी के साथ उन्होंने बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ा था। पिछली बार अगर चुनाव की हम बात करें तो वहां पर महज 2 सीट, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट का नुकसान बीजेपी को हुआ था। शिवसेना के पास 84 सीटें थी, बीजेपी के पास 82 सीटें थी। हमने आपको पहले ही बताया था उस वक्त के जो आंकड़े थे कुछ और थे। शिवसेना भी उस वक्त कुछ और थी, बीजेपी के साथ थी और उसकी जो विचारधारा थी वो भी अलग थी। लेकिन इस वक्त उसकी विचारधारा कुछ और है। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन है, तो चाहे शिवसेना को वोट करें या फिर वो शिवसेना को करें या फिर एनसीपी या कांग्रेस को करें, बात एक ही बनती है। तो ये लोगों को डिसाइड करना होगा कि वो किसको वोट करते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से अब मीटिंग बुलाई जा रही है और ये पूछा जा रहा है कि वो आने वाला चुनाव साथ में लड़ेंगे, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं कि अब महाराष्ट्र में एक नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। अब आए दिन कांग्रेस के, एनसीपी के और शिवसेना के जो नेता हैं वो आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो फिर से चालू हो गया है। इससे पहले हमने देखा कांग्रेस के नेता जो थे वो किस तरीके से आला कमान की भी बातें बता रहे थे कि आला कमान नहीं चाहता था कि वहाँ पर गठबंधन की सरकार बने। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से यहाँ के जो मंत्री हैं, जो शिवसेना के मंत्री नेता है, वो किस तरीके से घोटाले कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी बताया गया, कांग्रेस की तरफ से ही ये बताया गया कि मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। जबकि चीजें जो खुलकर निकलकर सामने आई वो ये दिखाई दी कि तीनों पार्टियों के नेता और मंत्री मिलकर इस तरीके से लूट मचा रहे हैं। बीजेपी ने कई बड़े खुलासे भी किए, उस पर भी हम बात करेंगे। कितने बड़े बड़े घोटाले महाराष्ट्र में हुए हैं और एक बड़ा घोटाला फिर से सामने आ चुका है, ये पानी का घोटाला है। इससे पहले बिजली का घोटाला हुआ था और अब पानी का घोटाला हुआ है। लेकिन सरकार के पास लोगों को पैसे देने के लिए नहीं है। जिनको लॉकडाउन के दौरान दिक्कतें हुई हैं, जिनको समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, बाकी और जो लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं, बिजली के बिल की जो समस्याएं थी, उस पर सरकार मना कर रही है कि वो मदद नहीं कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही उनके जो बंगले हैं उसको फिर से रेनोवेशन का काम कराया जा रहा है, उस पर 90 करोड़ का खर्च आ रहा है। लेकिन किसानों की समस्याएं और बिजली बिल की जो समस्या थी उस पर सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। तो सबसे हम पहले ये बात करते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई है, तो अब जाहिर सी बात है कि शिवसेना इस बात को लेकर बौखलाएगी और तीनों पार्टियों में एक बार फिर से घमासान होने वाला है। वैसे संजय राउत अगर उद्धव ठाकरे को इस बात पर मना लेते हैं तो बड़ा नुकसान शिवसेना को होने वाला है और बीजेपी के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है अगर वो साथ में भी लड़ते हैं तो। इससे पहले हमने देखा जो चुनाव हुआ तो एमएलसी के चुनाव में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, बीजेपी ने उस बात को माना भी कि वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों की जो ताकत थी उसका अंदाज़ा उनको नहीं था। लेकिन अब जो ये बीएमसी का चुनाव आने वाला है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि पहले से शिवसेना की पकड़ रही है बीएमसी पर और इसके साथ ही बीजेपी भी टक्कर में रही है, सिर्फ 2 सीट पीछे रही है। तो इस वक्त शिवसेना की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से खत्म है, तो फायदा पूरी तरीके से होने वाला है बीजेपी को। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ा घोटाला भी सामने आ रहा है। किस तरीके से सरकार ने ये कहा था कि हम जो लोगों के पैसे हैं, जिस तरीके से बिजली बिल बढ़कर आया है उस पर हम मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि सरकार भले ही उनकी मदद ना कर पाए, लेकिन 90 करोड़ का खर्च बंगलों के नवीनीकरण में खर्च कर दिया गया है, हुआ है इतना 90 करोड़ का खर्च। इसके साथ ही एक बड़ी खबर है और बड़ा घोटाला भी इसे कहेंगे, क्योंकि सरकार में रहते हुए कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। इससे पहले हमने बिजली घोटाला देखा और ये बताया कि आदित्य ठाकरे समेत 15 मंत्रियों के घर पर, उनके बंगले पर बिजली का बिल नहीं दिया गया।
उसके बाद हमने देखा कि बिजली घोटाला सामने आया, कंपनियां किस तरीके से मनमानी कर रही थी, लेकिन सरकार एक भी कदम उनके खिलाफ नहीं उठा रही थी। और जो बिजली के बिल आ रहे थे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई करने से बच रही थी और ये कह रही थी कि हमारे पास फंड नहीं, लोगों की मदद नहीं कर सकते। केंद्र सरकार अगर इसमें मदद करती है तभी हम कोई मदद कर पाएंगे। अब सीएम उद्धव ठाकरे समेत बड़े नेताओं ने अभी पानी का बिल भी नहीं चुकाया है। 24 लाख से अधिक के जो बकाए हैं उसको बीएमसी ने डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है। बीएमसी जो है वो शिवसेना पर उसका कब्जा है, तो इस तरीके का घोटाला बार बार सामने आ रहा है। बिजली का घोटाला सामने आया था और अब पानी का घोटाला सामने आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित उनकी सरकार में कई मंत्रियों के सरकारी आवास पर लाखों रुपए के पानी के बिल बकाया है। पानी का बिल न भरने वालों में एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आवास भी शामिल है। बिल न भरने की वजह से बीएमसी ने मंत्रियों के आवास को डिफॉल्टर लिस्ट में डाल दिया है। एक आरटीआई के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक सीएम और अन्य मंत्रियों के सरकारी आवास पर 24 लाख से ज़्यादा रुपए यानी कि लगभग 25 लाख रुपए के पानी के बिल बकाया हैं। इससे पहले हमने देखा कि बिजली का बिल सामने आया था कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे समेत 15 जो मंत्रियों के आवास हैं उन पर बिजली का बिल नहीं भेजा गया था। तो बड़े बड़े घोटाले इनके सामने आ रहे हैं, चाहे वो कोविड-19 के दौरान दवाइयों का घोटाला हो या इसके साथ ही हमने देखा 900 करोड़ का घोटाला सामने आया, कई हज़ारों का घोटाला किस तरीके से बिजली बिल में सामने आया, इसके साथ ही भूमि घोटाला सामने आया। बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले सामने आए और वैसे बीएमसी में तो कई सालों से घोटाला चलता आ रहा है। किस तरीके की समस्याएं हैं लोगों को, महाराष्ट्र में बरसात के मौसम में किस तरीके से पानी भर जाता है। 30 सालों से बीएमसी पर कब्जा होने के बाद भी शिवसेना कोई भी काम नहीं कर रही है, तो जनता का एक जो आक्रोश है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार किस तरीके से पैसे को कहाँ खर्च कर रही है, कभी अर्णव गोस्वामी के खिलाफ, कभी कंगना रनावत के खिलाफ, और अब 90 करोड़ का खर्च मंत्रियों के बंगलों के नवीनीकरण में खर्च कर दिए गए हैं। तो अब इसको लेकर जनता सवाल पूछ रही है और लगातार शिवसेना से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो ये पैसे कहां से आ गए, किस तरीके से आप अपने लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर नेता मंत्रियों की बात करें, ना तो वो पानी का बिल चुका पा रहे हैं, ना तो वो बिजली का बिल चुका पा रहे हैं। तो जब नेता मंत्रियों के पास इस तरीके से पैसे नहीं है तो इस तरीके का नवीनीकरण जनता के टैक्स के पैसे पर हो रहा है और जो इनकी तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं वो भी जनता के विरोध में ही जा रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जो मेट्रो प्रोजेक्ट था उसको कंजूर मार्ग पर शिफ्ट किया गया, उसमें जिस तरीके से 4000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आ रहा है उस सब पर सरकार घिरी हुई है। तो एक तरीके से जिस बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती आ रही है कि महाराष्ट्र में सामना नहीं करना चाहती है शिवसेना, और उसमें बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम सारे मुद्दों को उठाएंगे, चाहे किसानों की समस्याएं हों या फिर बिजली बिल का घोटाला हो, और अब ये पानी का घोटाला भी सामने आ रहा है। तो सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है और इसी के साथ हमने देखा कि अर्णव गोस्वामी पर लगातार सरकार किस तरीके से कार्रवाई करने के बहाने उनको प्रेशर में डाल रही है, बार बार उनको परेशान किया जा रहा है। तो सरकार को जो काम करना है वो नहीं कर रही है, बल्कि उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी। अगर कोई पत्रकार है, सच्चा पत्रकार है, तो ऐसे सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछे जाएंगे। वैसे किसानों की अगर जो समस्याएं हैं महाराष्ट्र में उस पर तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। बिजली बिल के लिए जब ये कहा गया कि आप जनता को मदद दीजिए, उस वक्त भी उन्होंने केंद्र पर थोप दिया कि केंद्र सरकार इस मामले में मदद करे। वैसे आदित्य ठाकरे पहले भी कई मामले को केंद्र सरकार पर थोप चुके हैं, जबकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने किस तरीके से बयानबाजी की थी, जिसके बाद जनता के निशाने पर वो आ गए थे और किस तरीके से लगातार उनकी आलोचना हो रही थी। लेकिन अब जब सरकार इस तरीके से रवैया अपनाती है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर जो खूब राजनीति की जा रही है शिवसेना की तरफ से, केंद्र सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी से ये पूछा जा रहा है कि आप केंद्र में क्यों नहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो सरकार है वो बीजेपी की ही है, तो वहाँ पर वो जो काम कर रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पर विपक्ष बन के सवाल क्यों पूछेंगे। आदित्य ठाकरे ने इस तरीके का तर्क दिया था, लेकिन उनको ये बात समझ में आनी चाहिए थी, लेकिन वो बात समझ में नहीं आई। अब इनके जो बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, इस पर सरकार मौन है, इस पर कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ उन लोगों को लेकर बयानबाजी खूब की
जा रही है, जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से इनके जो पार्टी के नेता हैं, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो या कांग्रेस के, वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। पोस्टर वॉर, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और इसके साथ ही आला कमान की बातें लेकर तो आपस में एक तरफ ये भिड़ रहे हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे को समझा कर और एक इस तरीके से दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि सोनिया सेना के साथ, यानी कि सोनिया गांधी के साथ अगर हम चल रहे हैं तो इसमें हमारा फायदा है। तो उद्धव ठाकरे को ये बातें अभी समझ में नहीं आ रही हैं और जिस तरीके से वो सवाल खड़े कर रहे हैं और जो जनता है, जहां पर उनकी राजनीति है, पूरे देश की अगर हम राजनीति की बात करें तो शिवसेना की कहीं भी पकड़ नहीं है। महाराष्ट्र में जो पकड़ थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से खो दिया है। जो आम जनता है वो परेशान है, वो त्राही त्राही कर रही है, लेकिन वो केंद्र में आकर इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नहीं बल्कि शिवसेना ही विपक्ष में यहाँ पर बैठी हो, इस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना एक ही है, इस तरीके से उनके तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस सब से जो नुकसान है वो शिवसेना को और उद्धव ठाकरे को ही होने वाला है। संजय राउत इसमें जिस तरीके की सलाह दे रहे हैं तो ये शिवसेना के लिए ही बड़ा खतरा है। लेकिन अब ये देखने वाला है कि जो कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई है और ये कहा है कि बीएमसी का जो चुनाव है तीनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, तो ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है और इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि शिवसेना कभी भी नहीं बांटेगी। अब ये देखना होगा कि उठापटक इनकी शुरू हो गई है। इसके साथ ही ये जो बड़े बड़े घोटाले हैं इस पर भी सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है और केंद्र सरकार से जो सवाल पूछ रही है कहीं ना कहीं उसको महाराष्ट्र में भी देखना चाहिए। किसानों की जो समस्याएं हैं उसका निवारण करना चाहिए। महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना खूब राजनीति किसान आंदोलन पर कर रही है, जबकि वहां पर साफ हो चुका है कि किसान नहीं बल्कि वो लोग बैठे हुए हैं जिनको दिक्कत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से है, जिनको दिक्कत इस बात की है कि देश विकास कर रहा है और इसके साथ ही देश की जो छवि बनी है उसको धूमिल करने की योजना बनाकर बैठे हुए हैं। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।